क्या हाल चाल है? बढ़िया। भाई यूपीएससी के लिए ढेर सारे पेपर पढ़ना बड़ा जरूरी होता है। हम्म। अब लेकिन इस पेपर में पढ़ें तो क्या पढ़ें? बड़ी ढेर सारी खबरें हैं भाई। कैसे हैं आप लोग? ये न्यूज़पेपर आप लोगों को भी परेशान कर रहा है क्या? चलो कमेंट बॉक्स में बताओ, अब इसमें कौन कौन सी खबरों को पढ़ा जाए, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ओहो, बहुत ढेर सारी खबर आई है। कैसे पढ़ें इसको? कितने लोग जल्दी मुझे बताओ कि न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं? मतलब चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, न्यूज़पेपर वो डेली पढ़ते हैं, राइट? ढेर सारी खबरें उसमें आती हैं, कई चीज़ों की जो है जानकारियां हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैंने हमेशा कल बताया, कल की क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया कि न्यूज़पेपर अगर नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट? बिना न्यूज़पेपर के आज की डेट में यूपीएससी को क्रैक कर पाना बहुत मुश्किल काम है। तो सवाल यह है कि न्यूज़पेपर में हम पढ़ें तो क्या पढ़ें? चाहे हिंदी पढ़ रहे हो चाहे इंग्लिश पढ़ रहे हो, कोई भी है, लेकिन क्या सारी खबरें पढ़नी है? अगर सारी खबरें पढ़नी है तो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट हो जाएगा, एक दिन में खत्म नहीं होगा। और अगर सारी नहीं पढ़नी है तो हमारे लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, ये भी बड़ा जरूरी हो जाता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि आखिर इन न्यूज़पेपर्स में हम पढ़ें तो क्या पढ़ें। ये बड़ा जो है दिक्कत वाला सेगमेंट है। कैसे हम लिमिटेड टाइम में ज्यादा से ज्यादा खबरों को पूरा कर सकें, ये भी एक बड़ा कंसर्न है। तो ये सारे कंसर्न आपको बहुत ज्यादा परेशान करते होंगे कि न्यूज़पेपर बेसिकली कैसे पढ़ा जाए, और न्यूज़पेपर में कौन कौन से टॉपिक होते हैं जिन पर हमें पढ़ाई करनी है, जिन पर हमें नोट्स बनाने हैं, जिस पर हमें पॉइंटर्स लिखने हैं। ये प्रॉब्लम किसके किसके साथ है कि न्यूज़पेपर कम से कम समय में कैसे तैयार करें, क्या चीज पढ़ें जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा हमें ये चीजें तैयार हो जाएं। ठीक है, तो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ें वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब क्या पढ़ें तब हमें पता चलेगा कि उसको कैसे पढ़ें। तो पहले क्या डिसाइड होगा, क्या पढ़ें, फिर कैसे डिसाइड होगा कि हम उसे कैसे पढ़ें, उसमें नोट्स बनाए, पॉइंटर बनाए, फ्लो चार्ट में करें। तो कितने लोगों को यह समस्या है, राइट, कि न्यूज़पेपर कोई हमें कम से कम समय में पढ़ना सिखा दे कि एक्चुअली में इतने पॉइंट्स हमें कवर करने हैं, ये जो ढेर सारी चीजें हैं उसके साथ हमें उलझन ना हो। सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि किसको न्यूज़पेपर में महारत हासिल करनी है, कैटेगरी वाइज, सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज, और उसके सब टॉपिक। अगर कोई मुझे रोज बता दे कि हाँ ये खबरें मैंने प्रिंट आउट ले लिया और मुझे ये खबरें आई, मैंने खटाखट टिक मारा और उसको पढ़ के तुरंत के तुरंत न्यूज़पेपर का मास्टर हो गया। कितने लोगों को ये चीज चाहिए? व्हाट टू रीड इन न्यूज़पेपर, हाउ टू रीड इन न्यूज़पेपर, कितने लोगों को ये चाहिए? जल्दी मुझे बताओ, राइट? कितने लोगों को चाहिए? ये तो श्योर है कि अगर न्यूज़पेपर आप सभी को पता है, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तो स्टैटोडायनेमिक आप प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, कभी भी यूपीएससी में आप आगे जा ही नहीं पाएंगे। ये सभी को क्लियर है कि न्यूज़पेपर के बहुत फायदे होते हैं। ये सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए नहीं होता, इससे थॉट प्रोसेस डेवलप होती है, इसमें आप एडिटोरियल व्यू पॉइंट डेवलप करते हैं, इससे आपकी वोकैबुलरी अच्छी होती है, इससे आपको आंसर राइटिंग के लिए बहुत ढेर सारी नई नई चीजें मिल जाती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ आपको एस्से राइटिंग करनी है, मेंस की आंसर राइटिंग करनी है, इंटरव्यू में अपना व्यू पॉइंट देना है, वहां पर आपको ढेर सारी चीजें मिलती हैं। क्योंकि किसी भी टॉपिक पर आप एडिटोरियल जब देखते हैं तो उसके कई बार जो है उसके पक्ष में बात होती है, उसके विपक्ष में बात होती है, अपोज में बात होती है। तो जो ऑफिसर्स होते हैं यूपीएससी के, या आपको स्टेट एग्जाम देना है, व्यू पॉइंट बहुत जरूरी होता है, आपको एक ओपिनियन डेवलप करना होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो न्यूज़पेपर कवर करता है, ये किसी मैगजीन से कवर नहीं हो सकती हैं। वो सिर्फ फैक्ट्स आपको दे सकता है, लेकिन ओपिनियन, व्यू पॉइंट, आपके एस्पेक्ट्स, आपका जो तर्क शक्ति है वो आपको न्यूज़पेपर के साथ ही जाना पड़ेगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो अभी तैयारी कर रहे हैं, बाद में तैयारी करें, जो भी करना है वो करें,
लेकिन ध्यान रखें न्यूज़पेपर के बिना सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। यूपीएससी या पीसीएस एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये मैंडेटरी पार्ट है, आप इसको स्किप कर ही नहीं सकते। और न्यूज़पेपर रीडिंग से ज्यादा न्यूज़पेपर हैबिट फॉर्मेशन बड़ा जरूरी है। तो चलिए अब हम देर नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं कि बेसिकली अगर आप बिगिनर हैं और न्यूज़पेपर में ढेर सारे पन्ने आपके सामने खुल गए, आप क्या पढ़ेंगे और कैसे कवर करेंगे। रेडी? तो मुझे क्या चाहिए, पेन और पेपर। जल्दी से रेडी लिख के दिखाएं सर, हम लिखने के लिए तैयार हैं। आप मुझे टॉपिक और सब टॉपिक बहुत बारीकी से बताऊंगा कि इस पोर्शन में इतने पार्ट्स पढ़ने होते हैं, यहां से क्वेश्चन आते हैं, यहां से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप आज लिख लेंगे मेरे साथ तो हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। आप अपनी दीवार पे चिपका लीजिए, अखबार सामने खोलिए, टिक मारते जाइए, हाँ ये सर ने बता दिया, इस टॉपिक को तो छोड़ना ही नहीं है। जो टाइम बचे उसमें तो फिर आप सब कुछ पढ़िए, आप उसमें पढ़िए कौन सी हीरोइन कौन सी पिक्चर कर रही है, क्या नहीं कर रही, वो जो आपके पास जब लेजर टाइम हो, फालतू टाइम हो, लेकिन वो प्राइमरी नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो सबसे पहले क्या काम करना है, शुरुआत करना है। रेडी हैं? पेन और पेपर के साथ मेरे साथ लिखते जाएंगे, सभी के हाथ चलने चाहिए, क्योंकि इससे आप अंदाजा लगे आपका बहुत टाइम में बचाने वाला हूं, बहुत टाइम में बचाने वाला हूं। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग। अखबार में क्या पढ़ें, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन करंट अफेयर्स, तो बहुत जरूरी है। हम लोग यहां से इसको शुरुआत करते हैं, राइट? और जिस तरह से क्लासेस हमारी चल रही हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लगातार, राइट? गुरुकुल बैच में आज फिर जो है हमारा एक अवार्ड सेरेमनी है, जहां पर बच्चों ने एनसीईआरटी टेस्ट में बहुत अच्छा किया, निबंध में बहुत अच्छा किया। तो गुरुकुल बैच में जो एक माहौल बना हुआ है जबरदस्त है, बहुत ऊर्जा के साथ नई नई चीजें हो रही हैं, बच्चों के फीडबैक आ रहे हैं, उनमें बदलाव शुरू हो चुके हैं, एक शेड्यूल फॉलो हो रहा है, और नो डाउट इससे उनको बहुत ज्यादा फायदा है। और आपको पता है कि 3 जुलाई से हमने गुरुकुल सेकंड बैच भी लॉन्च कर दिया, जिसकी 100 सीटों के लिए, केवल 100 स्टूडेंट के लिए वो हम एक इन्विटेशन दे रहे हैं आप सभी के लिए। उसके बारे में हम और बातचीत करेंगे। तो गुरुकुल का जो माहौल है वो बहुत ही ऊर्जा में है, बहुत जबरदस्त तरीके से क्लासेस चल रही हैं, मजा आ रहा है उसमें। तो नो डाउट इसमें जो है टीचर्स बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ा रहे हैं, और गुरुकुल के रूप में ही इसको बनाया गया है, जहां हर चीज की मॉनिटरिंग आपके साथ होती चली जा रही है। सो लेट्स स्टार्ट, इस ऊर्जा को आगे बढ़ाते हैं। और 3 जुलाई के लिए आज जो है वो 20 स्टूडेंट की काउंसलिंग के लिए मैं इनविटेशन दे रहा हूं। जो 20 बच्चे मेरे साथ काउंसलिंग, अभी मॉर्निंग में सुबह 15 बच्चों की काउंसलिंग हुई है, तो कल जो है वो 20 बच्चों की काउंसलिंग होनी है। जो गुरुकुल जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ बात करना चाहते हैं, प्रॉज एंड कॉन्स देखना चाहते हैं, और उसमें वो फीस में डिस्काउंट चाहते हैं, तो उनके लिए जो 20 बच्चे हैं वो काउंसलिंग यहां अपनी करा सकते हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं जहां पर करंट अफेयर्स की भूमिका सबसे ज्यादा होती है, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। अब अगर आप न्यूज़पेपर उठा के देखोगे तो आज की डेट में आप चाहे कोई भी न्यूज़पेपर उठाएं, न्यूज़पेपर में एक हिस्सा, एक बहुत बड़ा हिस्सा एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ आ रहा है। आप पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग होने वाला अगर आज ही देखेंगे तो यहां पर आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट खबर आई है, जो ज्योग्राफी और एनवायरमेंट दोनों के लिए बड़ी जरूरी है, ध्यान से समझना। और इसमें एक खबर आई है कि मानसून के रास्ते में रोड़ा बना अरब सागर का चक्रवात। अब दक्षिणी पश्चिम मानसून यानी साउथ वेस्ट मानसून जो है अरब सागर से केरल के कोस्ट में सबसे पहले प्रवेश करता है। ये तो आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आप पढ़ेंगे, ये ज्योग्राफी का टीचर आपको बताएगा कि भारत में जो समर में जो वर्षा होती है, जो रेन होती है, वो बेसिकली दक्षिणी पश्चिम मानसून की वजह से होती है, साउथ वेस्टर्न मानसून की वजह से होती है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि मानसून के पैटर्न में बदलाव आ रहा है। मानसून में जलवायु परिवर्तन, अल नीनो की घटनाएं या जो कम दबाव के क्षेत्र हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब देखो करंट अफेयर्स अखबार का मजा क्या होता है, तो सालों से दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर ये क्वेश्चन आते चले हैं। आप भी किताब पढ़ोगे, किसी भी बुक में आपको दिया होगा कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून, लेकिन अब न्यूज़पेपर करता क्या है ये देखो। अब न्यूज़पेपर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट खबर है, ये आज का पेपर है, तो इसमें आया हुआ है कि मानसून के रास्ते में रोड़ा बना अरब सागर का चक्रवात। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि चक्रवात जो होता है वो एक जो वाटर है, जो साइक्लोन है, वहां लो प्रेशर एरिया में बिल्डअप हो जाता है, उसके पास मॉइस्चर आ जाता है। तो इधर से दक्षिणी पश्चिम मानसून आ रहा है और वहां पर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। तो इससे क्या हो रहा है कि जो भारत में मानसून आने का समय था वो डिस्टर्ब होता चला जा रहा है, उतनी तेजी से नहीं आ रहा। अच्छा, भारत में क्या समस्या है कि भारत में जो हमारी एग्रीकल्चर है वो पूरी तरह से मानसून पे डिपेंडेंट है।
हम अभी बहुत बड़े हिस्से में सिंचाई की सुविधा नहीं दे पाए। अगर मानसून आएगा तो हमारे यहाँ क्या होगा, हमारे यहाँ वर्षा अच्छी होगी, हमारे यहाँ धान की फसल, कौन सी, खरीफ की फसल, ये सारे वर्ड्स मेरे लिखते जाना, खरीफ की फसल बहुत अच्छी होगी। हमारे यहाँ जो हमारी 55% आबादी जो है उसको आजीविका, लिवलीहुड कहां से मिलता है, कृषि से मिलता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो 70% हमारी पॉपुलेशन की है वो उसी पैसे पे जिंदा रहती है, उसी पैसे पे वो बाजार को डेवलप करती है। अब देखो कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू हो जाएगा। बाजार में जो जिंसों की कीमत है, अच्छा महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ रहती है, और उसमें सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ हिस्सा होता है वो खाद्य महंगाई होती है। तो हमारे यहाँ आरबीआई है, तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, एमपीसी है, तो ये क्या काम करती है, ये महंगाई को जो है वो 4 से 6% के बीच में रखने की कोशिश करती है। ठीक है कि भाई यहां से होना चाहिए, इससे ऊपर गई तो ब्याज दरें महंगी हो जाएंगी, तो ब्याज दरें जब महंगी होंगी तो क्या होगा, आप जो है वो आपके लोन महंगे हो जाएंगे, लोन महंगे हो जाएंगे तो जैसे कोई निवेशक है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो भारत में पैसा ही नहीं लगा पाएगा। तो भारत में जब निवेश नहीं होगा तो भारत में उत्पादन भी नहीं होगा, तो उत्पादन नहीं होगा तो रोजगार भी नहीं होगा। तो मैं कई बार अपने स्टूडेंट को इसके बारे में बता चुका। अब देखो चीजें कैसे लिंक हो रही है। एक वर्षा, आपको लग रहा होगा कि ये केवल एक वर्षा की खबर है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अगर ये मानसून देर होगा तो हमारे यहां खरीफ की बुआई देर होगी। ठीक है, हमारे यहाँ क्या होता है, आपने देखा कि धान की फसलों के बोने के लिए पानी भर दिया जाता है, बीज रोपण किया जाता है, ढेर सारे मजदूरों को रोजगार मिलता है, उनकी आय बढ़ती है, वो नहीं होगा क्योंकि हमारे यहाँ वो मैनुअल होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, भारत में जो है अगर खरीफ की फसल में दिक्कत होगी तो खाद्य महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा, गवर्नमेंट के ऊपर दबाव आएगा, आरबीआई एक्ट हो जाएगा, लोन महंगे हो जाएंगे, लोन महंगे हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, निवेश कम हो जाएगा, निवेश कम हो जाएगा तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो रोजगार कम होगा, रोजगार कम होगा तो लोगों की आय कम हो जाएगी, गरीबी बढ़ जाएगी। देखो कैसे घूमता है भारत। अब यही अखबार की सबसे बड़ी ताकत होती है, न्यूज़पेपर की सबसे बड़ी ताकत यही है। तो आपने ज्योग्राफी पढ़ा, जो भी स्टूडेंट समझे जो टॉप करना चाहते हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं, जो सारे उजांकियन से बात कर रहा हूं जिनके अंदर टॉप करने की जिद है, उनको ये नहीं कि हम तैयारी खेल रहे हैं, वहां बहुत से लोग खेलते रहते हैं, तो जिनको टॉप करने की जिद है वो समझे कि स्टैटोडायनेमिक होता क्या, न्यूज़पेपर मदद कैसे करता है। तो आपने जो दक्षिणी पश्चिम मानसून की थ्योरी है उसमें इस नई चीज को समझा कि भाई किस तरह से लो प्रेशर एरिया या चक्रवात जो जन्म ले रहा है, साइक्लोन हो रहा है, उससे कैसे दक्षिणी पश्चिम मानसून डिस्टर्ब हो सकता है अरब सागर से। तो उस पे जो है कौन, ये अनुमान कौन देता, अब सबसे बड़ी बात, ये बात किसने कही, ठीक है, ये बात किसने कही, तो भारत का मौसम विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये कैसा संस्थान है। तो अब आप ये देखिए कि इस तरह की खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले लिखो, क्या क्या लिखना है, पर्यावरणीय मुद्दे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, क्या करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करोगे। चलो, क्योंकि आज पूरा विश्व इसी पे, मतलब ये पेपर में छाया हुआ है, चाहे प्री का पेपर हो चाहे मेंस के पेपर हो। ठीक है, ये शादी के फूफा की तरह हो गए, उनके बिना शादी नहीं हो सकती है, फूफा रहेंगे चाहे कितना मुंह फुला के रहें, ठीक है, चाहे रायते पुलझ जाए, लेकिन इसके बिना आज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। सबसे पहला इस पर, क्योंकि ये डायनेमिक है, इस पर नई नई रिसर्च आ रही है, पूरी दुनिया इस पर एक मत ही नहीं है कि क्या क्या चीज हो सकता है। चलें, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखना है, लिखो कौन कौन से मुद्दे। सबसे पहले बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता का मुद्दा, ठीक है, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी का मुद्दा, लिखते जाओ जल्दी से, खटाखट खटाखट बोलता जा रहा हूं, लिखते जाओ, मजा आ जाएगा। तो जहां पर भी ये शब्द तुम्हें दिखाई पड़े, बायोडायवर्सिटी, जैसे मान लो जीवों की हत्या हो रही है, मान लो अभी इसी में एक खबर और आई है, देखो जरा ध्यान से, इसी की खबर के नीचे मैंने कहा था भरा हुआ है, तो यहां पर देखो किसने किसने पढ़ा, कूनो पार्क से नहीं होगी चीतों की दूसरे जंगल में शिफ्टिंग। तो आपको पता है नामीबिया से चीते लेकर आए गए, चीते बहुत पहले भारत में खत्म हो गए थे, चीतों को पुनर्वास करने की योजना हो रही है और वो हमारे क्लाइमेटिक सिस्टम में उतनी तेजी से एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके पीछे कई रीजन है। तो देश में चीतों का खत्म होना, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव भारत से विलुप्त हो चुका है। अगर आप देखेंगे प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, शायद 2011 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये, तो वहां पर जो होगा फिर से इसको बसाने की जो है वो एक तैयारी चल रही है, एक बड़े, क्यों बसाने की तैयारी, क्यों चीता लेकर आ रहे हैं, क्या ऐसे कमी हो गई थी, क्योंकि वो हमारे बायोडायवर्सिटी का पार्ट है, वो कभी था और जो गलती से या हमारी जो गलत नीति है उसकी वजह से विलुप्त हो गया था, शिकार की वजह से विलुप्त हो गया। तो अब उसमें अगर हम उसको लेकर आते हैं तो हमारी बायोडायवर्सिटी रिच होती है, हम जब अपने जीवों का संरक्षण करते हैं तो बायोडायवर्सिटी रिच होती है और हमारी पारिस्थितिकी संपन्न होती, आगे बढ़ती है। क्लियर हुआ। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं आपको पेपर में एग्जांपल देकर सिखाता जा रहा हूं, बड़ा मजे से समझना, ठीक है। कौन सा पेपर है, दैनिक जागरण है और कोई भी है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू उठा लो, पेपर इंपॉर्टेंट नहीं है, खबर इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा मैंने, पेपर इंपॉर्टेंट नहीं है,
खबर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द शिफ्टिंग ऑफ चीता, मैं इसको इंग्लिश में बोलूं या चीतों का स्थानांतरण हिंदी में बोलूं, बात तो चीतों के बारे में हो रही है ना बच्चों। मेरे चीतों, थोड़ा सा भाषा से हटकर ज्ञान पर फोकस कर लो। चलो, दूसरा है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन लिखो, पर्यावरणीय प्रदूषण। खबरें भरी रहती हैं, खबरें भरी रहती हैं। आगे लिखते जाओ, चलो जल्दी जल्दी। ठीक है, देखो आ गया। अब देखो हमारे घरों में जो सब्जियां हैं उसमें माइक्रो पार्टिकल्स आ गए, हमारे शरीर में जा रहे हैं और कैंसर पैदा कर रहे हैं। देखो आज ही के पेपर में है, सब कुछ इसी में बढ़ा दे रहा हूं। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं, ये बताओ। अगला लिखो, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरणीय अवनयन। जल्दी जल्दी, पर्यावरणीय अवनयन। देखो आ गया, देखो माइक्रो पार्टिकल्स। अब तुम्हें समझ में आया ये खबर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, कि हम जो घरों में सब्जियां इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें माइक्रो पार्टिकल चिपक जा रहे हैं और हमारे साथ शरीर में चले जा रहे हैं। शरीर इनको पचा नहीं पा रहा है, कैंसर जो केस बढ़ रहे हैं उसके पीछे ये सबसे बड़ा कारण है। हमारे शरीर में हैवी मेटल्स इकट्ठा होते चले जा रहे हैं। राइट, देखते हो जो सामने तुम्हें खबरें दिखाता जा रहा हूं। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब जब पर्यावरण का नुकसान होगा तो बचाने के लिए भी तो हम आएंगे, तो लिखो पर्यावरण संरक्षण। जो भी हो रहा है, जैसे भी खबर आ रही है, किसी ने पेड़ पौधे बचाए, जैसे मान लो चीतों को बचाने की बात हो रही है, बाघ को बचाने की बात हो रही है, हाथी को बचाने की बात हो रही है, या अभी मध्य प्रदेश के जंगलों में एक बाईपास हाईवे बनाया गया है ताकि जानवर और इंसान आपस में टकराए नहीं, गाड़ियां टकराए नहीं। तो क्या होगा, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यावरणीय संरक्षण। अगला है क्लाइमेट एंड वेदर, जलवायु और मौसम। तो अब ये बताओ, सब लोग मुझे जल्दी से बताओ कि ये वाला जो आया है कि मानसून के रास्ते में रोड़ा बना अरब सागर का चक्रवात, यानी कि रोड़ा बनने का कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर मानसून टाइम से आ जाएगा तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो उसके पीछे कारण है। अब अगर ये खबर आई तो तुम मुझे किस कैटेगरी में इसको पढ़ा के दिखाओगे, किस कैटेगरी में इसमें लिखाओगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है? राइट, बताएं किस में बताओगे? क्लाइमेट एंड वेदर में, यस या नो? तो ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट दोनों का इसमें मिला लिया। तो ये किस में डालोगे? मानसून, अगर भारत का मानसून डिस्टर्ब हो रहा है, नहीं आया केरल में, भारत में देरी हो रही बारिश की या कम होगी, क्लाइमेट एंड वेदर में। क्लियर हुआ? अगला कोरल रीफ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। समुद्री पर्यावरण का जो एक तटीय पर्यावरण होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है समुद्रों में, और समुद्री जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो अंडमान, लक्षद्वीप, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ, तो ये बहुत तेजी से नष्ट हो रहे हैं। और जब जब अल्नीनो आता है तब ये बहुत ज्यादा ब्लीच कर जाते हैं। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। कोरल लिखो, कोरल रीफ, प्रवाल भित्तियां, प्रवाल भित्तियां। इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फिनोमिना, महत्वपूर्ण भौगोलिक घटनाएं, जैसे ज्वालामुखी का फटना, तुर्की में भूकंप आया, ठीक है, कहीं और कोई घटना हो रही है, तो ये सारी महत्वपूर्ण भौगोलिक घटनाएं हैं। आपको तुरंत ध्यान रखना है कहां हुआ, क्या हुआ। ठीक है, महत्वपूर्ण भौगोलिक घटनाएं। क्लियर? अब जैसे यूक्रेन में बांध टूट गया, आज ही का खबर आपने सुना होगा, तो बांध, डैम टूट गया, तो आपको क्या, इससे डैम से क्या हो सकता है? बाढ़ आ सकती है, वहां पे क्या घटनाएं हो सकती हैं, आप ध्यान से उसको पढ़ेंगे। और ये क्या करेगा? डिजास्टर कर देगा। जैसे भारत में रेल दुर्घटना हुई, अभी देखिए आप, तो रेल में क्या हुआ, कई लोग हमारे यहां जो दुखद मृत्यु हुई, बहुत भयानक घटनाएं हो गई, तो आपने देखा, तो वो किस में? डिजास्टर एंड मैनेजमेंट में। तो डिजास्टर हुआ है, चाहे वो मैन मेड डिजास्टर हो, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो। जैसे यूक्रेन में कितने लोगों ने पढ़ा, यूक्रेन में क्या हुआ, बांध टूट गया, तो ये बोला गया रशिया की बमबारी से टूटा, लेकिन उससे डिजास्टर क्रिएट होगा। भारत में रेल दुर्घटना होती है, भूकंप आता है, तुर्की में भूकंप हुआ, तो या जंगल में आग लग गई बहुत ज्यादा। आपने देखा जर्मनी के जंगलों में आग लग गई है, अगर आज आप पेपर पढ़ेंगे तो वहां जानवर जो है वो तबाह हो गए हैं बुरी तरीके से। तो ये सब किस में आ गया? आपको तुरंत ध्यान देना कि डिजास्टर यानी आपदा और आपदा का प्रबंधन, ये दोनों आपको यहां ध्यान रखना है। याद हो गया? तो अगर आप ही देखेंगे तो आज पेपर में देखिए कितना ज्यादा आपके साथ यहां पर आपको क्वेश्चन दिखाएगा, कितना ज्यादा है, लेकिन अब आप ध्यान से उसको पढ़ेंगे। क्लियर है? अब इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसके बिंदु बना लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब दूसरी जो चीज है जो सबसे ज्यादा डायनेमिक है, मैं सबसे पहले मैंने शुरू किया कौन सबसे ज्यादा डायनेमिक है, किताबों में ये नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां अखबारों से आते हैं।
दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। लिखो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सबसे ज्यादा अखबार से क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए बुक्स काम नहीं आती हैं, इसके लिए करंट जो है वो बहुत ज्यादा काम आता है। तो इसमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज की डेट में कहां से आ रहे हैं? स्पेस टेक्नोलॉजी से आ रहे हैं। यस या नो? तो चलिए स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। इसरो ने कुछ किया, नासा ने कुछ किया, कोई नए जो है वो नई चीज की जानकारी मिली है, मंगल ग्रह पर कुछ हुआ है, तो आप क्या करोगे? स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ोगे सबसे पहले। दूसरा बायोटेक्नोलॉजी। अब जैसे वैक्सीन की खोज हुई तो बायोटेक्नोलॉजी में भारत आज बहुत तेजी से जा रहा है, कोविड वैक्सीन को खोज लिया, नई नई बीमारियों का इलाज लेकर आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत है। और अभी जैसे ये खत्म होगा मैं बताऊंगा गुरुकुल बैच में क्या है और कॉन्सेप्टर बैच में क्या, किसको लेना चाहिए, तो मैं इसके बारे में भी आपसे बात करूंगा अभी। तो जिनको आगे अपना करियर डिसाइड करना वो मेरे साथ रुकेंगे। अगला है जेनेटिक्स। लिखो, जीन विज्ञान, जेनेटिक्स। हम बहुत सी नई नई बीमारियों का इलाज, जैसे कल के पेपर में आता है स्टेम सेल को लेकर बात आई थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। जैसे अगर आज ही इसमें खबर पढ़ेंगे तो कई इस दुर्घटना में कई ऐसे लोग हैं जिनके शवों की पहचान, डेड बॉडीज पहचानी इतनी बुरी तरीके से छत विछत हो गई है। तो उनके लिए क्या हुआ, आप इसमें खबर पढ़ेंगे तो एम्स में जा रहे हैं और एम्स में जो है बताया जा रहा है कि उनका डीएनए टेस्ट होगा, तब उनके परिजनों को बताया जाएगा कि इसमें जो बॉडीज हैं, डेड बॉडीज हैं, वो किसकी हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे बताते जाइए। हाँ सर, आज हमने पढ़ा इसमें, ठीक है। तो यहां पर ये हो रहा है, तो वो जो डीएनए टेस्ट हो रहा है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर ये हमारी कई समस्याओं का समाधान यहां निकल कर आएगा। अगला है हेल्थ रिलेटेड इशू, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, चाहे वो ग्रामीण स्वास्थ्य हो चाहे शहरी स्वास्थ्य हो, गरीबों के स्वास्थ्य की बात हो रही है, सरकार की कोई प्रोग्राम एंड पॉलिसी हो रही है। लिखो, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई है। अब देखो कैसे है, डिफेंस रिलेटेड इशू, यानी रक्षा संबंधी मुद्दे, रक्षा संबंधी मुद्दे। अब देखो खबर, देखो क्या है, भारत के साथ रक्षा संबंध मजबूत करेगा जर्मनी। चाहे हिंदी पेपर में पढ़ लो चाहे इंग्लिश में, ये दोनों पेपर में आया हुआ है, ठीक है। मैंने एक सैंपल ले लिया। तो भारत के साथ रक्षा संबंध मजबूत करेगा जर्मनी। तो अब ये किस में आएगा? तुम्हारे पास ये है, तुम समझ गए, अरे यार जर्मनी भारत के साथ डिफेंस टाइज को स्ट्रांग करना चाहता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये तुरंत के तुरंत आप इसमें किस में आ गए? डिफेंस रिलेटेड इश्यूज में। यानी आपको समझ में आ गया कि रक्षा संबंधी मुद्दे जितने भी हैं वो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। यस या नो मुझे बताते जाओ। राइट, हो गया? मजा आ गया इसमें? तो अब आपको समझ में आया कि अखबार में देखो ये आया, तो फ्रंट पेज पे आया, ये तुरंत आपने इसको कवर कर लिया। ऐसे ही अंदर के पेज में एक और आया है, ठीक है। वो आया है कि अमेरिका भी भारत के साथ रक्षा समझौते करना चाहता है, ठीक है। अब जैसे इसमें दे दिया है। अच्छा, एक खबर आई है, मुझे सबसे पहले बताओ, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहां पर आया हुआ है कि भाई नौसेना के टारपीडो ने पानी के भीतर लक्ष्य बनाया। तो अब आपको क्या करना है? डिफेंस रिलेटेड सेगमेंट में पढ़ना है। यह अमेरिका भारत के साथ अपने जो है वो रक्षा संबंधों को बढ़ाना चाहता है। तो किसके अंदर आ गया? इसके अंतर्गत आ गया। एक खबर आई है, अब आप जरा मुझे, मैं टेस्ट ले रहा हूं आप लोगों का, एक मुझे छोटा सा चीज बताइए। खबर है, न्यूज़पेपर में आई है कि पानी की गुणवत्ता जांचने में भी पिछड़े बंगाल, राजस्थान और झारखंड। ये यहां पे पानी का यानी कि क्वालिटी ऑफ वाटर बहुत खराब है यहां पे, और ये बता नहीं पा रहे हैं, इतना जो है इसकी टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। अब ये खबर आई है, देखिए पेज नंबर 3 पर है, पानी की गुणवत्ता जांचने में भी पिछड़े ये राज्य, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अब यहां मैंने अगर पानी खराब होगा, यानी अगर गंदा पानी आप पी रहे हैं, क्वालिटी नहीं है, तो आपको बीमारियां होंगी। अब इस खबर को किस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ोगे? जल्दी बताओ, इस टॉपिक को किसके खबर के अंदर, इसमें से किस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ोगे? अब ये खबर आ गई, और जो मैं बता रहा हूं वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा। तो अब मुझे बताओ कि इस खबर को पेज नंबर 3 की जो है, ये यहां पर जो है जल शक्ति मंत्रालय जो है, जो वाटर को देखता है, उसने रिपोर्ट मांगी है और उसने कहा है कि इन तीनों में नल से पानी नहीं सप्लाई हो रहा है, साफ पानी नहीं, गंदा पानी लोग पीने के लिए मजबूर हैं। तो अब शाबाश, बहुत बढ़िया हर्षिल पटेल, वंडरफुल, ध्रुव वंडरफुल, बेटा शाबाश, यही तो मजा है। आज पेपर सीख जाओगे पढ़ना, आज सीख जाओगे। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, क्या बात है, वेरी गुड आकांक्षा, सब लोग बढ़ चढ़ के जवाब दो। अंजलि वेरी गुड, रजनी वेरी गुड, वेरी गुड,
वेरी गुड, क्या बात है, पूरी क्लास जबरदस्त तरीके से जवाब दो। तो अब इस खबर को आज पढ़ना सीख लो। अब इसमें तुम्हें कौन सा मंत्रालय है, क्या रिपोर्ट आई है, क्या रैंकिंग है, और इससे क्या, अगर गंदा पानी पीने से क्या होगा, हेल्थ हमारी खराब हो जाएगी। भारत में सबसे ज्यादा बीमारियां गंदा पानी पीने से होती हैं, ठीक है। और सरकार ये कह रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी हम नल से आपूर्ति करेंगे, पाइपलाइन के थ्रू वाटर सप्लाई हम करेंगे। तो किसमें आ गया बेटा, किसका किसका जवाब है, हेल्थ रिलेटेड इशू, किसका किसका जवाब है। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड अंजलि, वेरी गुड जैद, वेरी गुड कुमकुम, शाबाश बेटा, वंडरफुल अजय, इरशाद, इस्लाम, वेरी गुड श्रेया, क्या बात है, वेरी गुड। अब समझ में आया कि इस खबर को कहां लेकर जाना है। हो गया, कोई समस्या नहीं है। इससे हमें जो है वो क्या होगा, हेल्थ रिलेटेड हमारे सामने आ जाएगा। क्या बात है, वंडरफुल, ठीक है। तो देखो कितना अब आसानी से पढ़ाई हो रही है। अब जरा छोटी सी बात और देखो, आज एक खबर और आई है। खबर आई है कि मणिपुर में उपद्रव हो रहा है, तो कुकी जो उग्रवादियों के हमले में बीएसएफ का जवान बलिदान, असम राइफल्स के 2 घायल, और उसमें आपने अंदर की खबरें भी आई कि AK-47 पकड़ा गया, हिंसा हो रही है, कई लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। तो कार्टून भी आप इस पर छपा है मणिपुर हिंसा को लेकर। अब ये जो सेगमेंट है, राइट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लगातार यहां पर क्या हो रहा है कि हिंसा जो है वो होती चली जा रही है, और अभी हमारे जो है वो सेना के और डिफेंस के लोगों को मार दिया। तो अगला इशू है सिक्योरिटी रिलेटेड इशू, यानी सुरक्षा संबंधी मुद्दे। तो इस खबर को किसके अंतर्गत लेकर आओगे, जो ये मणिपुर में हुआ, ठीक है। तो मणिपुर में जो कुकी आतंकवादियों में जो वहां के अलगाववादी हैं या जो उग्रवादी हैं, उनके साथ जो चीजें हो रही हैं, किसमें आ जाएगा, सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज के अंतर्गत, यानी सुरक्षा संबंधी मुद्दे, जहां सुरक्षा को खतरा हो रहा है, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा हो चाहे वो बाह्य सुरक्षा हो, ठीक है। जैसे टेरर फंड, इसके नीचे एक और क्वेश्चन आया है कि केटीएफ को फंडिंग मामले में पंजाब और हरियाणा में एनआईए के छापे, या ड्रग्स पकड़ी गई है, या जाली नोट पकड़े गए हैं, या खालिस्तान की जो मांग कर रहे थे उनको जो पकड़ा गया है, तो इससे हमारी आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। किसके अंदर जाएगा, सिक्योरिटी रिलेटेड इशू के अंतर्गत। किसमें जाएगा, शाबाश, पूरी क्लास इस समय इतनी एनर्जेटिक लग रही है। सिक्योरिटी रिलेटेड इशू, अब समझ में आया कि इसको किस कैटेगरी में डालना है। मजा आ रहा है, सब लोग मुझे बताएं। हाँ सर, अब समझ में आ रहा है कि न्यूज़पेपर में क्या चीज पढ़नी है। तो ये हमारी ये कैटेगरी जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैटेगरी के अंतर्गत, ये पॉइंट तुम्हारा इसमें आ गया। अब ये किताबों में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हाल की घटना है। मान लीजिए ये क्वेश्चन आना ही आना है, इंटरनल सिक्योरिटी में क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का इश्यू है, मणिपुर में जो हिंसा हो रही है। तो इसी से ही अब क्या करेगा, सरकार के जो प्रयास किए जा रहे हैं, या जो जनजातियों में हिंसा हो रही है, इससे वहां होने वाले नुकसान इसमें दिया गया। कई लोग जो है वहां से पलायन कर गए हैं, मजबूर हो गए हैं, वहां से आसाम चले गए हैं। तो इससे क्या होगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, लेकिन अब आपको पता ही नहीं कि इसमें से निकालना क्या है, और आप किताबें केवल पढ़े जा रहे हो, तो सिलेक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्लियर हुआ, मजा आ रहा है। तो ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो गया। अब आपको पता चल गया कि इससे मुझे पॉइंट्स लिखने, ये मेरे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कुछ लोग पूछ रहे थे, इसी बीच में बता दूं हल्की सी बात, कि जो आफ्टर 12th बैच है वो हमारा 15 जून से शुरू हो रहा है, जिसमें 5000 EMI पे भी आप जुड़ सकते हैं। कॉन्सेप्टर बैच बेसिकली हमारा 2 लेवल का बैच है। मैं हमेशा इसको बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए इसको, बहुत ये हमारा पावरफुल बैच होता है। ऑनलाइन मोड में पढ़ सकते हैं। तो लेवल 1 और लेवल 2, ये 2 हमारा लेवल होता है। तो लेवल 1 में क्या होगा, इसको पहले समझ लें। लेवल 1 में तो जैसे आज हम आपसे बात करें, आपको यही नहीं पता कि अखबार में पढ़ना क्या होता है, आपको लगा करंट अफेयर्स, ये स्टैटोडायनामिक होता है। लेवल 1 में जैसे आपकी एनसीईआरटीज हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन एनसीईआरटी बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन एनसीईआरटी में एक सेगमेंट होता है यूपीएससी के लिए जो काम आता है, उसको हम लोग बीटीएल बोलते हैं, बिटवीन द लाइन, बीटीएल बोलते हैं। तो बीटीएल का मतलब होता है कि आप आशय समझते हो पढ़ते, मतलब इस चीज का मतलब क्या है। जैसे अभी आप ये खबर पढ़ रहे थे, लेकिन ये पेपर के किस हिस्से में, इसका हम आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं, ये बीटीएल होता है। तो लेवल 1 में हमारा F5 फंडामेंटल 5 सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। साथ ही साथ आप सीखते हैं राइटिंग कैसे करनी है, टेस्ट कैसे देना है, चीजों को अपने आप को नोट्स कैसे बनाने हैं, एक्टिव स्टडी कैसे करनी है, पैसिव स्टडी से कैसे निजात पानी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, प्रोडक्टिविटी बूस्टर क्या होगा। इसके बाद अभी आगे का इसको मैं बता रहा हूं। इसके बाद जब आप लेवल 1 यानी फर्स्ट ईयर में जो है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में आपने क्या किया, पहला साल लेवल 1 कंप्लीट किया, आपका फंडामेंटल बेस कंप्लीट हो गया।
फिर आप लेवल 2 में यानी सेकेंड ईयर में दूसरे साल जाते हैं और प्री कम मेंस की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। आंसर राइटिंग करना, मेंस की चीजें, फंडामेंटल जो आपका मेंस का जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ये सब कवर करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लेवल 2। तो जब आप लेवल वाइज पढ़ाई करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, आपको टाइम मिलता है 2 साल आपके ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको 1.5 से 2 घंटे देने और आपकी तैयारी धीरे धीरे होती चली जाएगी। सो ये है कॉन्सेप्टर बैच, ठीक है। इसमें जो है बहुत ज्यादा बच्चे जुड़ रहे हैं, खासतौर पे जो ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, कम उम्र में आईएएस बनना चाहते हैं, उनके लिए ये सारा बैच है। तो ये ऑनलाइन वो अपने घर पे पढ़ाई कर सकते हैं। ईएमआई सुविधा हमने दे दी है 5,000 रुपए महीने में, ठीक है। तो 14 महीने फीस देनी है, 24 महीने का आपका कोर्स है। तो वहां आप आराम से हर महीने किस्त देते हुए ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो है गुरुकुल। गुरुकुल क्या है? तो गुरुकुल जैसे अपना नाम है, तो गुरुकुल एक पूरी दुनिया से कट ऑफ एक एनवायरमेंट है और इसमें बहुत बारीक चीजें हैं। मतलब अभी बच्चे जब आए तो मतलब पीने का पानी कितना पीते हो, कब उठते हो, एक्सरसाइज क्या है, पढ़ाई, मेंटरशिप, आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ इसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। टीचर्स अलग है, मेंटर्स अलग है, उसमें एनसीईआरटी की क्लासेस अलग है, प्री कम मेंस की क्लासेस अलग है, राइटिंग करा रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं और हर चीज यूनिफॉर्म के साथ आप आ रहे हो। तो एक अलग ही वहां पर जो एक वाइब्स है हमारी आपस में जोड़ती हैं, वो सारी की सारी यहां पर आकर अटैच हो जाती हैं। सो दिस इज नोन एज गुरुकुल। तो नाम ही इसका गुरुकुल की तरह है। जो आपको वो उन सभी के लिए जो अपने आप को बदलना चाहते हैं, जो अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, तो ये गुरु के परिवार की तरह। तो यहां पे बहुत मतलब इसमें आपकी चॉइस नहीं, आपको कराया जाएगा। आप डायरी नहीं लिख रहे तो आपको रोज डांटा जाएगा। आप मेंशन है, आपको लग रहा है 1-2 दिन कर लेंगे यार, देखा जाएगा। जैसे घर पे क्या होता है, कई बच्चों ने कहा कि सर कोई देखने वाला नहीं, माहौल नहीं है पढ़ने का। यहां हम आपसे पढ़वाएंगे, अगर ये 10 पेज सामने बैठ के पढ़ना तो पढ़ना है। यहां रोज डांटा जाएगा कि चलो ऐसे नोट्स बनाने तो ऐसे ही बनाने हैं, ऐसे जो है वो आपको ये काम करना है तो करना है, बार 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 बार। तो हमारा ये जो सेगमेंट है, हम इसमें हैबिट डेवलप करते हैं, डिसिप्लिन डेवलप करते हैं। सक्सेस जो होती है वो इसी हैबिट्स का आउटकम होती है। तो ये जो बेसिकली है वो है हमारा गुरुकुल। तो जैसे इसका नाम है, सो ये दोनों बैच बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें क्लासरूम है, लाइब्रेरी है, मेंटरशिप है, बुक्स है, यूनिफॉर्म, सब कुछ इसके साथ है। तो एक से एक बारीक चीज, मतलब बस आपको आना है और जो हम फॉलो करने के लिए दे रहे हैं बस उसको फॉलो करना। नहीं तो हम कराएंगे आपसे, जबरदस्ती कराएंगे, हम उठाएंगे तुम्हें कि तुम्हें इतने बजे उठना है। तुमने जिंदगी में एक्सरसाइज नहीं की, हम कराएंगे तुमसे, हम तुमसे लिखवाएंगे, हम तुमसे टेस्ट देंगे। बच्चे आए घबराए, सर ऑब्जेक्टिव टेस्ट, अभी सर क्या पढ़ा है, नहीं टेस्ट दो। तो सामने बिठा के मेंटर बोले हाथ में ये टेस्ट दो। तो जब आपके पास चॉइस ही नहीं रह जाएगी तो आप करोगे और फिर बदलाव आने शुरू होंगे। कैसे क्लास से पहले अपनी ब्रेन वेव्स को चेंज करते हैं, मेडिटेशन कैसे करते हैं, हर चीज सिखा रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग फिर से वापस। अब आ जाओ, अगला तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसको इकोनॉमी बोलते हैं। दिस इज नोन एज इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। क्या क्या टॉपिक्स इसमें आएगी? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिखो, समृद्धि और विकास संबंधी मुद्दे, समृद्धि और विकास संबंधी मुद्दे। बैंकिंग एंड आरबीआई, तो बैंकों से रिलेटेड और आरबीआई से रिलेटेड कोई भी मुद्दा आगे रह गया, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा होगा एक पेज हमेशा इकोनॉमी के लिए डेडिकेट रहता है ये, ठीक है। अच्छा देखो, एक एडिटोरियल भी आया है, संकट में पर्यावरण। अब आपको कहां डालना है आपको पता है इसमें चीजों को। अब देखो एक क्वेश्चन, एक आज की खबर आई है, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की। अभी देखो एमपीसी के बारे में बात किया था, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू। अब आपको पता है किसके अंतर्गत पढ़ना है? बैंकिंग एंड आरबीआई के अंतर्गत, बैंकिंग एंड आरबीआई के अंतर्गत, ठीक है। अगला देखो दिया है, ट्रेड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, दूर किया एमएसएमई के भुगतान का संकट। तो एमएसएमई हमारे जो लघु उद्योग जो होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं, उसमें जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो इंडस्ट्री, सर्विस एंड एमएसएमई अब किसके अंतर्गत पढ़ोगे? देखो अखबार में आया हुआ, देखो आज की डेट में ये पेज नंबर 10 यहां देखो दिखा हुआ है पेपर सामने रख लो, है दिखाई पड़ रहा है। तो इंडस्ट्री, सर्विस एंड एमएसएमई, क्लियर है? तो किसके अंतर्गत पढ़ोगे? अब ये एमएसएमई जो लिखा हुआ है वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? ठीक है, नेक्स्ट
अगला है पब्लिक फाइनेंस, लिखो लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस। इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है? टैक्स से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, जीएसटी से रिलेटेड कुछ आ रहा है, ब्लैक मनी, काला जो है धन, इससे रिलेटेड कुछ आ रहा है। जैसे अभी आपका फ्रंट पेज मैंने दिखाया था कि जो है वो भारत में ब्लैक मनी लाने की कोशिश हो रही है, तो ये सारा मुद्दा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है डेमोग्राफिक इशू, जनांकिकीय से संबंधित मुद्दे, यूथ को लेकर, रोजगार को लेकर। ठीक है, तो इन सब चीजों को लेकर अगर सेगमेंट आ रहा है तो कहां से जाएगा वो? डेमोग्राफिक इशू। अच्छा, एक जो है वो यहां तक लिख लिया, जल्दी मुझे बताओ। तो अभी मैं एक खबर पढ़ के बताता हूं, मुझे बताना वो किसके अंतर्गत आएगा। खबर है, ये सभी हिंदी इंग्लिश दोनों पेपर में है, बड़े ध्यान से सुनना। वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर 2.1% रहेगी। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है, जो ग्लोबल इकोनॉमी है, वर्ल्ड इकोनॉमी, उसकी जो ग्रोथ रेट है वो 2.1% घट जाएगी। अब ये खबर आ गई। अब बेसिकली मुझे इसको किस कैटेगरी, मुझे इसको पढ़ना है या छोड़ना है, ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है? तो सबसे पहले मुझे बताओ कि इसको किस कैटेगरी में पढ़ोगे, जल्दी मुझे बताओ सब लोग, किस कैटेगरी में पढ़ोगे जल्दी से? इकोनॉमी नहीं, अबे बच्चों जैसी बातें मत करो, ये ऑफिशियल कृष्णा जो है। अब तुम लोग आगे निकल गए, फिर वो देखो बकवास करो यूपीएससी वंदे वाले भारत। अरे भैया क्या तुमसे कह रहे हैं, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट इकोनॉमी, ये इकोनॉमी का पेपर है तो इसमें यही आएगा ना। अब यही अंतर होता है, गुरुकुल में हम यही डंडा मार मार के सिखाते हैं। देखो, हाँ अंजलि, वेरी गुड, शाबाश बेटा सुमित, वंडरफुल, क्या बात है। इकोनॉमी तुम भी जो कर रहे हो ना, इकोनॉमी के अंतर्गत पढ़ेंगे। अच्छा, इकोनॉमी बहुत बड़ी है बेटा, बहुत बड़ी है। वो देखो कोई बैंक बैंक चिल्ला रहा है, वो कह रहा है कोई फॉरेन कैपिटल। पगलू, थोड़ी देर पहले क्या सिखाया था? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी आर्थिक समृद्धि और विकास संबंधी मुद्दे, पहला ही टॉपिक था। अब देखो, यही गुरुकुल में हम करते हैं, क्योंकि तुम यहां बकैती कर रहे हो कि इकोनॉमी का है क्वेश्चन। इकोनॉमी क्या, तुमसे एक ही टॉपिक पूछेगा, व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट इज इकोनॉमी। तो ये किसके अंतर्गत, अभी अभी लिखाया, इसका मतलब तुम पढ़ते नहीं। तो ये जो सोशल मीडिया पे बकैती करते हैं ना लोग बैठ के, यही जब गुरुकुल में अभी आए तो परेशान घूम रहे हैं, क्योंकि अब वो दबा दिए एकदम, बिल्कुल उनके ऊपर दबाव पड़ गया है। तो वो तो गाल पे हाथ रख के ऐसे क्लास में दो चार को बहुत डांट पड़ चुकी है, वैसे क्लास में से बैठे हुए कुछ बोलेंगे, सुनेंगे ऐसे टुकुर टुकुर करके, अच्छा अच्छा फील हो रहा है ड्रेस वस पहन के। और यहां हम जो है वो तुरंत सारा चीज डिस्कशन के नोट्स बनाना सिखा रहे हैं, हाथों में दर्द होने लगा है। अब समझे कि गुरुकुल क्या है। गुरुकुल में ये काम हम जबरदस्ती करवाते हैं, नहीं करना है तब जाकर तुम्हारे अंदर बदलाव आता है। नहीं तो भैया ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, पुरानी आदतें इतनी जल्दी छूटती नहीं है। डेवलप, कोई कह रहा फॉरेन कैपिटल का मुद्दा है, ठीक है, पहला ही लाइन, पहला ही पॉइंट था, समझे? चलिए आगे आ जाइए। वेरियस इंडेक्सेस, महत्वपूर्ण सूचकांक, जैसे अभी हमने पीने के पानी में एक सूचकांक की चर्चा की, तो तुरंत सूचकांक आ जाएगा। महत्वपूर्ण सूचकांक जैसे गरीबी का सूचकांक, पीने का पानी का सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक, ये सारा चीज इसमें आ जाता है। अच्छा, एक और आया, अब जरा फिर से हम टेस्ट ले लेते हैं। एक खबर और आई है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा मुझे बताना फिर से, 2030 तक 6 गुना बढ़ेगी भारत की डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, यह खबर है कि 2030 तक इंडिया डिजिटल इकोनॉमी विल ग्रो बाय द 6 टाइम्स। ये बहुत ह्यूज नंबर है, क्योंकि आज हमारे पास हमारा खुद का अपना रुपे कार्ड है, हमारे पास अपना पेमेंट गेटवे है, यूपीआई है, पूरी दुनिया हमारी दीवानी है, फिनटेक्स में हम टॉप पे हैं इस समय। तो 2030 तक, 2030 तक, यानी अगले 7 सालों में इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है वो 6 टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, 6 टाइम्स बढ़ जाएगी, राइट। और माना जा रहा है कि $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। तो ये बहुत बड़ी खबर है हमारे लिए, काफी बड़ा जो सेगमेंट है। अब ये किस में आएगा, किस में आएगा? चलो, इसमें पहली बात, कोई भी चीज ग्रो कर रही है तो ये ग्रोथ में भी आप पढ़ सकते हैं। दूसरा, डिजिटल इकोनॉमी कंट्रोल बाय द बैंकिंग सिस्टम, मतलब आप सारा पैसा बैंकिंग में आ जाएगा। तो ये खबर 2 के अंतर्गत आएगी, किसमें? ग्रोथ में भी आएगी और बैंकिंग में भी आएगी। क्लियर है? क्योंकि हम डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स की तरफ जा रहे हैं। तो डिजिटल पेमेंट्स का मतलब है हर पैसा व्हाइट होता चला जा रहा है, कैश ट्रांजेक्शन में अकाउंटेबिलिटी कम होती है,
डिजिटल ट्रांजैक्शंस में अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ग्रोथ का भी मुद्दा है और बैंकिंग का मुद्दा। किसने किसने सही जवाब दिया क्लास में, जल्दी बताओ कमेंट करके। यस सर, मैंने बिल्कुल सही जवाब दिया। तभी तो सिखाने का मजा है, मेहनत कर रहा हूं इतनी। तुम्हारा अचानक से न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम बहुत डाउन हो जाएगा, यह ध्यान रखना। राइट, अगला क्या करना है, चलिए लिखो। गरीबी संबंधी मुद्दे, समावेशन संबंधी मुद्दे, पुअर्टी, इंक्लूजन, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार संबंधी मुद्दे और धारणीय विकास संबंधी मुद्दे। गरीबी संबंधी मुद्दे, समावेशन संबंधी मुद्दे, मतलब सरकार ऐसी पॉलिसी लेकर आ रही है जिसमें सबको शिक्षा मिल रहा है, स्वास्थ्य मिल रहा है। ठीक है, अब जैसे एक खबर आई है, मुझे बताओ किस में आएगी, बड़े ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अब एक खबर मैं पढ़ के बता रहा हूं, हमारे एक मिनिस्टर हैं, उनका स्टेटमेंट आया हुआ है और आप मुझे बताएंगे वो किस पार्ट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। रेडी, आज का ही, आज के पेपर से सब पढ़ा रहा हूं। पेज नंबर 3 पर है, 2024 से पहले ग्रामीण आजीविका मिशन, बहुत बड़ी पावरफुल है, यानी रूरल लिवलीहुड मिशन, कई बार एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, से जोड़े जाएंगे 1 करोड़ नए परिवार। ठीक है, उसमें जो है 9 करोड़ महिलाएं अभी तक जुड़ चुकी हैं और इनको जो है 10 करोड़ बढ़ाने का लक्ष्य है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, महिलाओं को लेकर आने की बात हो रही है। और कहा जा रहा है 2024 से पहले, 2024 से पहले ग्रामीण आजीविका मिशन, यानी कि जो रूरल ग्रामीण क्षेत्र में जो लिवलीहुड है, जो उनको रोजगार पाने का जो तरीका है, उसमें 1 करोड़ नई फैमिलीज को जोड़ा जाएगा, उसमें से भी मैक्सिमम महिलाओं को जोड़ा जाएगा। अब ये खबर तुम्हारे पास आ गई और मैंने कैटेगरी बता दी। ये जो कैटेगरी बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन यूपीएससी में ज्यादा आते हैं। इट्स नॉट अपॉन द बेसिस ऑफ द खबरें, इट्स बेसिस ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चन रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। तो जो आस्किंग अगेन एंड अगेन जो क्वेश्चन आ रहा है वो इसके अंतर्गत आएगा। शाबाश, ये निकाला लवासना 20B ने, बहुत बढ़िया। दैट इज, जब उनको लिवलीहुड मिल जाएगा तो पुअर्टी कम हो जाएगी, क्योंकि आय, अभी बताया ना कि अगर रोजगार मिल जाएगा तो आय कम हो जाएगी। दूसरा, महिलाओं को इस पे फोकस किया गया है कि 1 करोड़ महिलाओं को और जोड़ा जाएगा इसमें परिवारों में, तो इसका मतलब है इंक्लूजन, महिलाओं को समावेशित कर लिया जाएगा। एंड इट इज रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट है। शाबाश, सब लोग कमेंट करें, सब लोग, जितने लोग यहां पर पढ़ने आए हैं, जो टाइम पास करने आए वो तो खैर उनको दुनिया देख लेगी, जो लोग पढ़ने आए कमेंट करें। कितने कितने लोगों का जवाब सही है, शाबाश, वंडरफुल। चलो बताओ, इस खबर आपके सामने की खबर है भैया मेरे, कुछ ऐसा नहीं कि छुपा के कर रहा हूं, अगर पेपर हाथ में होगा तो पढ़ लो। ये रही खबर, ठीक है, ये रही खबर। और उसमें भी गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को 27 करोड़ मुद्रा ऋण वितरित किए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ, अब समझ में आया खबरों को कैसे पढ़ा जाता है, डिकोड कैसे किया जाता है। अगला है फॉरेन कैपिटल, विदेशी निवेश, विदेशी पूंजी और विदेशी व्यापार। लिखो, फॉरेन कैपिटल, विदेशी पूंजी, विदेशी व्यापार और बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन संबंधी मुद्दे। अभी आपने पढ़ा कि आने वाले टाइम में भारत का जो विदेशी व्यापार है, अगर कितने लोगों ने खबर पढ़ी, बड़ी चर्चा रही कि बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। भारत जो है आने वाले समय में टॉप 3 इकोनॉमी में आ जाएगा। तो उसको किसके अंतर्गत लगेगा, यहां से मैं बता रहा हूं जहां से खबरें आती हैं, जो आपको पढ़नी ही है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला है कैपिटल मार्केट एंड सेबी, यानी शेयर बाजार। लिखो, पूंजी बाजार और शेयर बाजार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अभी अदानी ग्रुप का आपने बहुत केस सुना, सेबी का नाम बार बार आ रहा था। सरकार जो है विदेशी मुद्रा प्राप्त करना चाहती है। लिखो, पूंजी बाजार और शेयर बाजार। अगला है कृषि, एग्रीकल्चर, अभी समझाया। तो कृषि तो कई तरह से फंसा हुआ रहता है। कृषि,
अगला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिलेटेड इश्यूज, यानी अवसंरचना, यानी जैसे सड़क हो गया, बिजली हो गया, ठीक है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, अवसंरचनाएं, एक्सप्रेसवे हो गए, रेलवे लाइन। अब जैसे रेलवे सिक्योरिटी की बात हो रही है कि यात्रियों की जान ऐसे ही फंसी रहेगी क्या, या हम अपने देश के अलग अलग हिस्सों में हम जो है फास्ट रेलवे पहुंचाना चाहते हैं, तो रेलवे हो गया, सड़कें हो गई, एक्सप्रेसवे हो गए, बिजली की संरचना हो गई, जो हमारी इकोनॉमी का बेस होती है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यू, यानी सड़कों संबंधित। अभी आपने कितने लोगों ने पढ़ा, ईमानदारी से बताना, कि अभी हमारे मंत्री जो हैं पर्यटन के, उन्होंने क्या किया, बांस से जो सड़कों के किनारे रेलिंग्स होती है ना, वो पहले लोहे टीन का इस्तेमाल किया जाता था। तो नॉर्थ ईस्ट में बांस बहुत ज्यादा पाया जाता है, बैम्बू, और वहां बहुतायत है। बहुत समय से अंग्रेजों का शासन चला और आजादी के बाद भी वो कानून चला, बांस को उन्होंने जंगल के कानून में डाल रखा था, फॉरेस्ट बांध रखा था, जबकि बैम्बू एक घास होती है। अभी सरकार ने अपनी गलती सुधारी और कुछ साल पहले उसको जो है वो फॉरेस्ट की कैटेगरी से बाहर कर दिया, क्योंकि फॉरेस्ट की कैटेगरी में अगर आप जंगल काटोगे, बांस काटोगे, तो आपके ऊपर क्या हो जाएगा, कानून की धाराएं लग जाएगी, आपको जेल हो जाएगी। और नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू यानी बांस बहुतायत पाया जाता है। अब समझो जरा कानून ने कैसे बर्बाद किया वहां पे। अब नॉर्थ ईस्ट, अब जैसे मणिपुर में हिंसा हो रही है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी जो है अच्छी नहीं है, लेकिन वहां संभावनाएं बहुत ज्यादा, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो क्या हुआ, उन्होंने एक प्रयोग किया कि बांस को लेकर उन्होंने सड़कों के किनारे किनारे जो बैरियर्स होते हैं, ठीक है, एक्सीडेंटल बैरियर्स, उसको बना दिया। तो बांस का आ गया, तो एक तो पहली बात को हमारा जो बहुत ढेर सारा टीन और स्टील बचा जो बाहर से हम मंगाते हैं। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट की डिमांड बढ़ी कि नॉर्थ ईस्ट से बांस बहुतायत है, वहां का जो क्लाइमेट है, तो वहां की इनकम बढ़ जाएगी। दूसरा क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये खराब हुआ अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा, प्रकृति में गायब हो जाएगा, पर्यावरण पर भी इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा कोई निगेटिव। और रोजगार के साधन मिलेंगे, जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जो वहां का मुख्य व्यवसाय है, उससे उनको बहुत ढेर सारा रोजगार मिलेगा। तो ये देखिए किसने किसने पढ़ा, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि ये जो है आपको एग्रीकल्चर को इनहांस करने, सभी को अपने साथ समावेशित करने, नॉर्थ ईस्ट के जो है लोगों को समावेशित करने, खासतौर पर महिलाओं को, और इंफ्रास्ट्रक्चर में नया एक क्रांति लाने, इनोवेशन लाने में सबको शामिल करता है। देखो कितनी अच्छी खबर है, हाँ या ना। और इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, शाबाश, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। ऐसे ही आज एक खबर आई है, किसने किसने पढ़ा, अब मुझे बताओ इसको किस में लेके जा सकते हो। एक छोटी सी खबर है, देखते हैं किसने किसने इसको पढ़ा है। और वो है, आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की अब मांग बढ़ रही है। तो अभी क्या हुआ, एक नया चीज आया है कि जो फ्लाईओवर के नीचे जगह ढेर सारी बच जाती है, वहां इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे। क्योंकि जब चार्ज करोगे गाड़ी तो लोग ज्यादा से ज्यादा बिजली से चलने वाली गाड़ियां इस्तेमाल करेंगे, तो पेट्रोल और डीजल का जो है खपत कम होगी। अब देखो पेपर में आया हुआ है, पेज नंबर 2 पे, फ्लाईओवर के नीचे बनेंगे ईवी चार्जिंग स्टेशंस और लाइब्रेरी, आप पढ़ाई भी कर सकते हो। तो उस जगह को इस्तेमाल कर लिया, अलग से जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी, सड़कें जो गाड़ियां गुजर रही हैं वहीं अपनी गाड़ी को रिचार्ज करा लिया, आगे बढ़ गए। तो क्या होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज करना शुरू कर देंगे और इससे पेट्रोल और डीजल की खपत कम होगी। तो ये पर्यावरण का भी हिस्सा और ये टेक्नोलॉजी का भी हिस्सा है, दोनों का हिस्सा है, राइट। और इससे क्या होगा, इससे सरकार अपना बहुत ढेर सारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, क्योंकि हम पेट्रोल डीजल के जब मंगाते हैं क्रूड ऑयल, तो हम बहुत ढेर सारा पैसा अपना दे बैठते हैं, विदेशों को दे बैठते हैं, तो हमारा वो पैसा भी बचेगा। समझ में आया कि कैसे खबरें डेवलप होती हैं। क्लास कैसी लगी आज की, पहले बताइए, बाकी हिस्सा बाद में समझाऊंगा, क्योंकि अभी आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है। 1-2 दिन प्रैक्टिस करिए, फिर मैं दोबारा लूंगा न्यूज़पेपर में क्या पढ़ें, ठीक है। एक साथ उतना ही खाना है जितना जरूरी है। कितना आज की क्लास कैसी लगी, कुछ नई चीजें मिली? और ये तीनों, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, जो टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कहीं न्यूज़पेपर से आते हैं तो इन्हीं तीनों पार्ट से आते हैं। तो ये मैंने प्रायोरिटी के हिसाब से दिया। बुक्स इसमें ज्यादा काम नहीं करती हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नया नया डाटा जरूरत पड़ता है, बहुत ज्यादा डाटा की जरूरत पड़ती है, राइट दोस्तों। एक और चीज बताता चलूं, अगर आपको कोई भी मान लो क्लास में कंप्लेन है कि नहीं चल रहा है, तो आप ये नंबर 9599089134 इस पर आप कॉल कर सकते हैं, ये ग्रेवेंसेस आपके सॉल्व हो जाएंगे। साथ ही साथ PSIR ऑप्शनल शुरू हो गया है, अगर आप डेमो लेना चाहें तो सुमित सर के साथ मात्र 7999 में आप इसके साथ भी जोड़ सकते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल और सोशियोलॉजी ऑप्शनल के साथ जोड़ सकते हैं।
एक और चीज है, कई बच्चों ने आज सुबह मुझसे कहा कि सर गुरुकुल बैच क्या रांची में लेकर आ सकते हैं हमारे सेंटर पे? तो डेफिनेटली अगर आप इसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो रांची सेंटर के नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं 8826998529, यहां पर भी आप कॉल कर सकते हैं। रांची सेंटर पे अगर आप चाहते हैं कि गुरुकुल आपके अपने शहर में हो, सो आप यहां भी कर सकते हैं, राइट। और जो लोग बीपीएससी देना चाहते हैं उनके लिए एक जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर आया है। बीपीएससी का कोर्स शुरू हो रहा है, ठीक है, बिहार 69 बीपीएससी का कोर्स जो है मात्र 5,999 में। तो आप इसके लिए भी जानकारी ले सकते हैं, आप इसका भी हिस्सा बन सकते हैं। 10 जून से ये बैच लाइव या रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, वो भी मात्र 5,999 में, जो है वो 69th बीपीएससी। जो लोग देख रहे हैं बिहार से, जो लोग मुझे देख रहे हैं, वो लोग यहां से इसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं, राइट दोस्तों। तो स्वागत करता हूं। गुरुकुल बैच अभी नोएडा में है क्योंकि सारा सिस्टम यहां पर है। रांची में हम शुरुआत कर सकते हैं अगर आप काउंसलिंग के साथ जुड़ते हैं तो गुरुकुल के साथ जुड़िए। कॉन्सेप्टर आफ्टर 12th बैच के साथ जुड़िए, जो बच्चे इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, जो ऑनलाइन प्रिपरेशन ग्रेजुएशन के साथ करना चाहते हैं। और साथ ही साथ अगर आप ऑप्शनल जुड़ना चाहते हैं तो बहुत ही डिस्काउंटेड फीस पे आपको ये भी वहां मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए। और उम्मीद करता हूं कि आज आपने बहुत कुछ सीखा। इसकी प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तभी आउटपुट आपको मिलेगा। इसका सेकेंड पार्ट में लेकर आऊंगा, लेकिन जब फर्स्ट पार्ट के आपको नोट्स, फिर मैं बताऊंगा कि इसमें नोट्स कैसे इसमें आपको बनाने हैं, क्या चीज इसमें जोड़नी है। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़े रहिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके लिए जरूरी है, कितने लोग ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं? ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस हमारी ऐप है जहां पर आप टीचर्स असाइनमेंट भी प्राप्त सकते हैं। आप डेली फ्री क्विज, फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज दे सकते हैं। आप जाएं और यहां पर आप चाहे स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी या स्कूल एजुकेशन में है, तो आप यहां पर भी आप अपना जो है सेगमेंट दे सकते हैं। आप में से कितने स्टूडेंट अभी 11th या 12th में हैं और वो 11th 12th के लिए टीचर्स की डिमांड कर रहे हैं? तो हमारा जो सेगमेंट है पढ़ाई वाला, बेस्ट हम ऑनलाइन जो क्लासेस हैं हमारी वो लेकर आ सकते हैं, ताकि आप लगातार हमसे जुड़े रहें, वही क्वालिटी के साथ आप जुड़े रहें। और अगर आप मेंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेंस प्रैक्टिस भी कर सकते हैं क्वेश्चंस की, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे अवेलेबल है। आप लोग डेली डेली क्वेश्चन लगाने की आदत डालिए ही डालिए। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे और जुटे रहेंगे। थैंक यू सो मच।